जय हिंद। मैं अरुण कुमार आप सभी को IQ स्टडी 4.0 में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेट प्रैक्टिस को करने के लिए तैयार होंगे। तो ये आज का हमारा जो सेट है ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये पिछले बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। तो ये आने वाले जो परीक्षा है इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी है ये दुर्गा का फैक्ट्री कहा जाता है। रोशन आनंद सर हैं, बिटू झा सर हैं। तो आइए इनका हम सेट प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। इसमें 4 लिपियां दी गई है जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो ये जो प्रयुक्त हुई है ऑप्शन ए है देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी, बी ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक, सी खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं शारदा, डी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं देवनागरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं। भारत के जो प्राचीनतम पंचमार्क जो आहत सिक्के थे मुख्यतः किस धातु के बने हुए थे। तो ये है तांबा, बी सोना, सी चांदी और डी टीन। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी के। जो आहत सिक्के पंचमार्क जो बने होते हैं वो होते थे चांदी के। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये सूची क्या है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ए रंगपुर, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी और डी मोहनजोदड़ो। तो ये जो है इसको मिलाइए। तो इसको हम मिलाएंगे तो ए का जो है राखीगढ़ी का सॉरी रंगपुर का। तो ये रंगपुर कहाँ है। ये रंगपुर है गुजरात में, याद रखिएगा आप लोग। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है रंगपुर, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में। बी का 1 हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में। और सी का 2 राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो जो है वो है सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर। इसका बी मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सूची, ये भी सूची वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसको सम्मिलित करना है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो सी का चलिए मिलाते हैं। तो सी का हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये हो जाता है, ये देवताओं की स्तुति है इसमें ऋग्वेद में। याद रखिएगा आप लोग, देवताओं की क्या है, स्तुति,
देवताओं की स्तुति है, 1 के 3 हो जाएगा, ठीक है। और सामवेद, सामवेद जो होता है नाच गायन के लिए होता है, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और सॉरी बी का 4 हो जाएगा। सी का यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है ऋचाओं एवं कर्म कांड के लिए है, तो सी का 2 हो जाएगा। और अथर्ववेद जो है व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र जो होता है वो होता है अथर्ववेद में, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। महाविभाषा, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? 5 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है वो किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये चतुर्थ परिषद की जो है ना, चतुर्थ परिषद की विश्वकोश है, चतुर्थ परिषद, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। है जो धौली मुख्य शिला राजा देश जो है ये है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वो किया था कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है पहला कथन है, इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक था। 2, चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की? बहुत सा आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। गजनवी राजवंश की स्थापना जो किया था वो किया था अल्पतगिन ने, अल्पतगिन। कौन किया था? अल्पतगिन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल्पतगिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट, अर्घट किसके निरूपित करता है? अर्घट जो है वो किसको निरूपित करता है? तो अर्घट निरूपित करता है सी जो है ना, ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जो है ना, वाटर व्हील जो है, यही है अर्घट को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? जो अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो जो देवगिरी जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व अलाउद्दीन के किस गुलाम ने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये किया था मलिक काफूर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मलिक काफूर जो थे वो देवगिरी आक्रमण में अलाउद्दीन की तरफ से नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपको मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिर ये आ गया सूची का मिलान करने वाला है। पहला है नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि,
नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, बी 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ देने के बाद खेती करना, सी 2 से 3 वर्ष प्रति रहना, डी 4 से 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष वाली प्रति भूमि। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 का 2, 1 का 2 हो जाएगा। पोजल, जो नियमित रूप से कृषि की जाने वाली जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोजल, उसे कहते हैं पोजल। ठीक है, और ये देख लीजिए, कृषि नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि जो है उसको कहते हैं पोजल, उसको क्या कहते हैं? पोजल। और 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ देने के बाद खेती करते हैं उसको कहते हैं परती। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं परती। ठीक है, और 2 से 3 वर्ष परित रहना जो है उसको क्या कहते हैं? उसको चाचड़। उसको क्या बोलेगा? चाचड़, उसको बोलेंगे चाचड़। और 4 से 5 वर्ष या उससे अधिक जो प्रति रह गया उसको क्या बोलेंगे? बंजर। तो हमारा देखिए क्या हो गया, इसका 1 का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ़जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निजाम उल मुल्क अफ़ज़ाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन जो सही नहीं है, ये कथन देखिए, ये कथन सही नहीं है। ये है इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये तो सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, यही गलत है दोस्तों। इसने दक्कन के सी है, इसने दक्कन से स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूनों पर जागीरदारी प्रथा चलाई। डी है, वह 1772 ईस्वी में वजीर बना था। तो ऑप्शन जो बी है ना, यही है जो कथन जो है, ये बी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एलासापा संधि से, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। तो 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 जो है ये सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये हुआ था पेरिस की संधि से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दोबारा जो कब्जा किया था, ये किया जो था दिल्ली पे किया था। ये अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद ये दिल्ली पे कब्जा किया था इन्होंने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज के एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। 2, राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। 3, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया
कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है। 17 का जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 जो हैं वो राइट आंसर हैं इसका। जो 2 और 3 है ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक से, क्वेश्चन नंबर 18, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस पर विचार करना। बाल गंगाधर तिलक से ये है, उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। 2, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया। 3, 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने की आंदोलन चलाया। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कथन का है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा, ये है फर्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन, 2 बंगाल का विभाजन और 3 कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो कथनों पर विचार करें तो पहले हो जाएगा बंगाल का विभाजन, उसके बाद में हो जाएगा आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन और उसके बाद हो जाएगा कांग्रेस सूरत का विभाजन। तो 19 का जो आपका जो राइट आंसर 19 का है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 3, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 2, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। 3, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 3 जो है ये राइट आंसर है, सॉरी 1 और 2, 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, कम से कम 2 देशों से कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 देशों से जो सीमा जो साझा करता है वो करता है आपका आपका सिक्किम करता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल करता है और आसाम करता है। मणिपुर नहीं करता है इसमें दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पेनगंगा जो है इसमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडप्पा समूह की चट्टानें जो हैं वो पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। तो प्राचीनतम शैल समूह है दोस्तों वो है आपका आर्कियन तंत्र। आर्कियन तंत्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्कियन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को कहते हैं। तो इस घाटी को क्या कहते हैं। इस घाटी को कहते हैं दून। इस घाटी को क्या कहेंगे, दून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दून बोलेंगे, दून। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित
द्वीप समूह है। 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। तो ये जो द्वीप समूह है वो है आपका अमीनी द्वीप और कनामोर द्वीप। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अमीनी द्वीप और कनामोरे द्वीप। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम जो है वो है, क्या है, वो है एक में हो जाएगा आपका काराकोरम। काराकोरम एक हो गया, पहला काराकोरम हो जाएगा, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा जास्कर, और फिर हो जाएगा पटकाई बुक। पटकाई बुक 4 में हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन सी 26 का जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। समझ गए? तो इसका जो सही उत्तर जो चुनना है ये आपका हो जाएगा भीमताल। भीमताल जो है दोस्तों, ये भीमताल है, विवर्तनिक है। भीमताल क्या है? विवर्तनिक है, याद रखिएगा। भीमताल विवर्तनिक है और अष्टमुदी, अष्टमुदी लौगुन, अष्टमुदी लौगुन, अष्टमुदी, ये जो लौगुन जो है वो अष्टमुदी झील का क्या है, एक प्रकार है। ठीक है। गोहना, गोहना जो है भूखलन है। ये गोहना जो है वो भूखलन है और लोनार जो है वो क्रेटर है। लोनार जो क्रेटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा कोरोमंडल तट, तीसरा उत्तर पूर्व की उप हिमालयी क्षेत्र, 4 हिमालय की पहाड़ियाँ। ठीक है, हिमालय की पहाड़ियाँ। तो ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका 1, 3, 4। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इसका 1, 3, 4, 1, 3, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि मोनेक्स, मोनेक्स किससे संबंध है। मोनेक्स जो है वो किससे संबंध है। तो मोनेक्स जो है वो मानसून प्रयोग से संबंध है, याद रखिएगा। मोनेक्स किसे है, मानसून प्रयोग से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा क्या है। भारत में द्वितीय विस्तार वाली जो मृदा है वो है लाल मिट्टी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लाल मिट्टी, याद रखिएगा, लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31 सूची वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सेकंड से के साथ में क्या करना है, इसको मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं इसको। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल जो है वो है भागीरथी में। भाखड़ा नांगल क्या है, भाखड़ा नांगल कहाँ है, भागीरथी नदी पे है। ठीक है, ये सिंचाई परियोजना है। और अष्टमुदी, ठीक है, अष्टमुदी जो है वो अष्टमुदी जो है क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा भाखड़ा नांगल, भागीरथी, अष्टमुदी
अष्टमुदी चंद्रा, गोहना हो जाएगा महानदी, और टिहरी हो जाएगा सतलज। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र जो नहीं है वो है आपका जावर। जावर जो है वो लौह खनन क्षेत्र नहीं है, जावर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जावर। याद रखिएगा, जावर। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो ये नहीं जाना जाता है आपका रेनकूट। रेनकूट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेनकूट। रेनकूट याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, रेनकूट। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग में से कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है NW2 कोटापुरम कोलाम, NW3 सदिया धुबरी, NW1 इलाहाबाद, NW4 काकीनाडा और पांडुचेरी की नहरें। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये जो है NW2 ये कोटापुरम कोलाम ठीक है, और NW3 जो है और सदिया धुरबी जो है ये सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उस टाइम का जो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो था पांडुचेरी का। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन से संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है फर्स्ट है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, 2 कानून बनाने पर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, 3 संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, 4 है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। तो 36 का राइट आंसर देख लेते हैं। 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, सॉरी 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपको देखना है संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी कार्य संचालक समिति KM जोशी। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ब्रेवो है ऑप्शन बी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निर्माण क्रम जो निर्माण हुआ था उसके सीक्वेंस में इसको रखना है। तो 38 में सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था दोस्त असम हो गया,
सबसे पहले असम हो गया, उसके बाद में हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, पहले असम फिर हिमाचल प्रदेश फिर मणिपुर फिर मिजोरम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है। तो कौन से मूल अधिकार नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों मूल अधिकार इसमें से नहीं है काम पने का अधिकार जो है ये नहीं, यानी ऑप्शन 2 जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। काम पाने का अधिकार नहीं है। शिक्षा पाने का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। 40 निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। 2, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। 3, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती की जा सकती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3। भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के हकदार हैं। ठीक है, 2 और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती है। 2 और 3 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 160 में परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, उनके द्वारा ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा निवारण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करेगा, बी भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, सी संसद विनिश्चित करेगा और डी वित्त मंत्री विनिश्चित करेगा। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करे। क्वेश्चन नंबर 44, पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो पूंछी आयोग की रिपोर्ट जो संबंधित थी वो संबंधित थी आपके अन्य राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो विश्व संघ सूची में जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका भूमि। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूमि जो है वो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 46 है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। तो किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी आपका सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरकारिया आयोग पे
अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन परिवर्तित हुआ? जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो किस दिन परिवर्तित हुआ दोस्तों? तो ये परिवर्तित हुआ था आपका 26 जनवरी 1957 को। किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1957 का। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1957 को। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहे हैं, 48 देखते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकायों के चुनाव जो है उसको संपन्न करवाता है दोस्तों, तो ये संपन्न आपका करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव को संपन्न करवाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। 2, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों हटाए जाते हैं। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको न तो 1 होगा और न तो 2, दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पूर्वावलोकन पर पूरे कर दिया। 2, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका के स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ जो 2 है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ देख लीजिए, ए, जहां आर्थिक नियोजन एवं विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी में प्रभावित हो। सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान हो और जहां कृषि के उद्योग दोनों समान महत्व दिया जाता हो। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान हो। क्वेश्चन नंबर 52, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास क्या है? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास जो है वो क्या है? तो वो है आपका प्रति व्यक्ति आय। ये होता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब ए, प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। बी, प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष धनात्मक है। और सी, प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष बराबर हो या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या करता है? तो ग्राहक को अपने खातों में से किसी भी सीमा तक ओवरड्राफ्ट की अनुमति देता है। ये नहीं होगा, ये तो गलत है दोस्तों। ग्राहक को समय जमाए निकालने की अनुमति देता है। सी, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है।
इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। 2, पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है युग्म पे विचार करना है। मेलाकाइट, कॉपर Cu, कैलामाइन, निकेल, सिडेराइट, जिंक। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ए, केवल एक हो जाएगा। मेलाकाइट, कॉपर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 57 का। फिर क्वेश्चन नंबर 58। एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाइयाँ होती है। इसे न्यूटन की किस गति द्वारा समझाया जा सकता है? तो बहुत सही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 का ये गति का तृतीय गति नियम है। न्यूटन का गति का क्या है? तृतीय गति नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 59। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? पौधों में जो पानी होता है और किसके क्रिया होता है? तो 59 का देख लेते हैं। परासरण। ठीक है। पौधों में जो आपूर्ति जो होता है वो होता है प्रसरण के कारण होता है, परासरण। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। ओटो गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक Na, निकेल। 2, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है Fe, लोहा। हाइबर विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक Pt यानी प्लेटिनम। 60 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को 50 मीटर दूरी तक रोक लिया जाता है। 50 मीटर की दूरी पर इसको रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान क्या होगा? तो लगाया गया बल का जो मान होगा इसका 400 होगा। आप इसको न्यूमेरिकल टाइप का है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 400 N। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। थैलोफाइटा समुदाय में पौधों में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए, ये है 2 है मांस तथा लिवर्ट ऐसे पौधे होते हैं जिनमें से वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। 3, विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और 3।
2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 62 63 देख लेते हैं। जब कोलाइड घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है, जब कोलाइड घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी द्रव्य में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। 2, द्रव्य में पूर्णतः डूबकर वस्तु में प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। 3, द्रव्य में अंशतः डूबकर वस्तु के उत्प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो ये हमारा 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, मिसाइल निर्भय के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2, यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसकी वजह से यह रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आती। सी, यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। डी, यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 का ए है, इसका ऑप्शन नंबर ए है उस सत्य नहीं है। निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकास किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, जैव विविधता हॉट स्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो इसको किसने विकसित किया? 66 का सी, नॉर्मन मायर्स। 66 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी, नॉर्मन मायर्स। क्वेश्चन नंबर 67, धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा प्रयुक्त नहीं है? धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा प्रयुक्त नहीं है? तो 67 का कौन सा नहीं है? तो ए है ऑप्शन बी, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन। समझ गए, यही ये उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि के किस युग के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी और तथा तेज सुनाई देता है? तो ये सुनाई देता है आपका तारत्व के कारण, प्रबलता के कारण, गुणवत्ता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉमस एडिसन को। किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। याद रखिएगा आप लोग, थॉमस एडिसन को। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्मापोषी है, ऊष्मा शोषी है। याद रखिएगा आप लोग, ऊष्मा शोषी। देखिए ये दोनों ऊष्मा शोषी। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल में
ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो कोई किसका सिद्धांत है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं। ये पास्कल का सिद्धांत है। किसका है? पास्कल का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास्कल का सिद्धांत है जो हाइड्रोलिक में जो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का विटामिन B6 में, यह जो है विटामिन B6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन B6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्न में किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है दोस्तों? तो 73 का ये पाया जाता है आपका मोलस्का में। किस में पाया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोलस्का। रासायनिक क्वेश्चन नंबर 74। रासायनिक तत्वों की आवृत्ति सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? ए है, आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है। बी, समूह के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है। सी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित होती है। डी, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बढ़ती हैं। तो 74 जो है, 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। चालीस केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1 किलो जूल होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं आपको। 1 केजी जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेट जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? ए, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है। 2, सफ़ेद कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है। सी, काले कपड़े लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ बिल्कुल नहीं पिघलती है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काले कपड़े में लपेटे गए बर्फ़ जल्दी पिघलेगा क्योंकि प्रकाश को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें काले कपड़े में आपको ज़्यादा गर्मी लगता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन तो नहीं है, निम्नलिखित पर विचार करना इसमें। फर्स्ट है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है। 2, अग्निशामकों में पाक सोडा का निर्माण होता है। सी, व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लीवर संयंत्र में होता है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 77 जो है, 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, एस्पेजिलिस, पिलोथ्रिक्स और अल्वा, उपरोक्त में से कौन सा शैवाल है? तो इसमें से कौन सा शैवाल है दोस्तों? इसमें से जो शैवाल है वो कौन सा है? 3 और 4 कौन सा है इसमें से? 3 और 4 जो है वो शैवाल हैं। 3 और 4 जो है वो शैवाल हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है। तीनों पुत्रों एक रुधिर वर्ग A, दूसरे का B और तीसरे का O। तो गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो गोद लिए पुत्र का जो रुधिर वर्ग होगा वो होगा O, होगा O। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वो होगा O। क्वेश्चन नंबर 80, एल्यूमीनियम लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमीनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम क्षारीयता जंग लगना होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? यह एक उत्कृष्ट धातु है। B, ऑक्सीजन एक अक्षीय ऑक्साइड परत बनाती है। C, लोहा आसानी से नमी से प्रतिक्रिया करता है। D, लोहा आयन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन एक अक्षीय ऑक्साइड परत बना देती है। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। 25 वाट, 40 वाट और 60 वाट का 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो इसमें सबसे कम प्रतिरोध जो होगा वो होगा आपका 60 वाट वाले के बल्ब का। 60 वाट वाला जो बल्ब होगा इसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। ऊतक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 82 है वो कहलाते हैं आपका दृढ़ोतक ऊतक। क्या कहलाते हैं? दृढ़ोतक ऊतक। ऑप्शन B इज द राइट आंसर, दृढ़ोतक ऊतक। क्वेश्चन नंबर 83, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका जो pH मान होगा वो होगा 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज ब्रिज में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 kg वेट संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी न टूटे? तो G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है, 200 मीटर पर सेकेंड। स्पेसशिप 1 क्या है? स्पेसशिप 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है कि स्पेसशिप 1 क्या है। तो स्पेसशिप 1 जो है यह है प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है, याद रखिएगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, US ओपन नोवाक जोकोविच। 86 का जो सही गलत मिलान है वो है 86 का ऑप्शन नंबर D, US ओपन नोवाक जोकोविच ये गलत है, बाकी ये सही है 3। क्वेश्चन नंबर 87, 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 एक कहाँ आयोजित होगा? 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागोवा में। कहाँ हो जाएगा? नागोवा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों?
नागोवा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नागोवा करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो पुष्टि हुई है 88 का ऑप्शन नंबर डी, केरल। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स की मामले जो हुई है वो हुई है केरल में। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित की है? तो ये जो ड्रैम विकसित की है ये किया है सैमसंग ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सैमसंग। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो बास्टिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, बास्टिल दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 14 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहे हैं, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश ने। किसने लिया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका राज्य बन गया है उत्तराखंड। कौन बन गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं, 12 जुलाई 2022 को भारत में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं दोस्तों? तो ये जीते हैं 22। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2022 में 22 पदक जीते गए थे कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहे हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले जो पहले गेंदबाज जो थे वो हैं भुवनेश्वर कुमार। ये अपने इंडिया का भुवनेश्वर कुमार। क्वेश्चन नंबर 95, एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ONDC से पहला राज्य जोड़ने वाला वो बन गया है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, निम्न में से किसका मिलान गलत है? बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 96 है, बेल्जियम। ए बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन। बी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेकर। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेकर। और डच ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स वर्स्टेपन। 96 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 4 लेकर। एक गलत है, बाकी 3 सही हैं, ए, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अरुण कुमार झा को। किसको किया गया? अरुण कुमार झा को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? ए जीव विज्ञान अनीश घोष साकेत सौरभ। बी भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक साहा। सी रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास। डॉक्टर टी गोविंदराजू। डी इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय।
98 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जीव विज्ञान, अनिश घोष, साकेत, सौरभ। ये हमारा गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, एक्सपैट इनसाइडर, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 36वां स्थान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 36वां स्थान है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। 17वां G20 सम्मेलन 2022, देखिए इसको मत कीजिएगा, 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार एसआई का जो टेस्ट है सेट 2 है वो समाप्त होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।